हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रकृति को हम दो भागों में बांटे हैं। पहला है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन और इसमें सेकंड है हमारा क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन और लेंट्रिकल ट्रांसपीरेशन। तो फर्स्ट देखेंगे हम स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। इसमें जो रूट के माध्यम से एब्जॉर्ब किया गया पानी जो होता है वो स्टोमेटा, जो पत्ती के लीफ के एपिडर्मिस में, अपर एवं लोअर दोनों ही एपिडर्मिस में स्टोमेटा यहाँ चित्र में भी दिखाई दे रहा है। ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। यहाँ पर स्टोमेटा है और ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा के में गार्ड सेल होते हैं जो उसके खुलने तथा बंद होने में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में कुछ रूपांतरित तना या उनका बाह्य त्वचा में उपस्थित एक होल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा जल तथा वायु के आगमन में एक्सचेंज में भाग लेती हैं और ये छिद्रों के खुलने तथा बंद होने की क्षमता होती है इनमें, और गार्ड सेल की सहायता से ये होती है। ये जो है जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो पौधे के शरीर में जल जो एक्सेस जल होता है वो वाष्प बन के बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। इस तरह जल का वाष्पीकरण को हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। मतलब स्टोमेटा के द्वारा ही वह क्रिया जिसमें जल का स्टोमेटा के द्वारा वाष्प बन के बाहर निकलना रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। इसमें रक्षक कोशिका का जो है नियंत्रण होता है और स्टोमेटा वाष्पोत्सर्जन केवल दिन के समय ही होता है। डाइकोटिलीडन प्लांट्स में जो स्टोमेटा में जो पत्ती की निचली सतह पर स्टोमेटा होते हैं और मोनोकोटिलीडन प्लांट की पत्तियों में दोनों ही सतह पर स्टोमेटा उपस्थित होते हैं। स्टोमेटा के द्वारा ही लगभग प्लांट के 90% वाटर जो है ट्रांसपीरेशन के द्वारा वेपर बनकर वातावरण में रिलीज हो जाते हैं। सेकेंड हम देखेंगे इसमें क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन में बाहरी त्वचा में उपस्थित जो क्यूटिकल की परत में को हम क्यूटिकल कहते हैं। पौधे के जो एरियर भाग होते हैं उसमें क्यूटिकल द्वारा ढका रहता है। इसी क्यूटिकल के द्वारा जल जो है थोड़ी मात्रा में वाष्पीकरण द्वारा बाहर उड़ता है। इस क्रिया को हम क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहते हैं। जैसे फल में, स्टेम में या फ्लावर में इस प्रकार की घटना होती है। क्यूटिकुलर द्वारा जल की हानि बहुत ही नहीं के बराबर, मतलब 1 से 10% तक होती है। जैसे कि नागफनी, कैक्टस आदि में क्यूटिकल की परत अत्यधिक मोटी होती है जिससे ऐसे पौधों में जो है उपत्वची वाष्पोत्सर्जन नहीं के बराबर होता है। वैसे ही छाया वाले स्थानों में उगने वाले पौधों में क्यूटिकल की पतली परत होने से जल का लगभग 20 से 30% तक वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हम लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। चित्र में भी दिखाया है लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। जो काष्ठी पौधे होते हैं उनके जो तना या फिर ब्रांच में जो बार्क पाई जाती हैं जिससे उसमें छोटे छोटे होल दिखाई देते हैं, वो ही स्टोमेटा है और ये स्टोमेटा की उपस्थिति को दर्शाती हैं। रंध्रों का जो है टेंटिकल, इसी को हम स्टोमेटल टेंटिकल कहते हैं। स्टोमेटा के द्वारा कुछ जल जो है वाष्प बनकर बाहर निकल जाते हैं
इस प्रकार जल की हानि जो है लेंट्रिकुलर या लेंट्रिकुलर ट्रांसपीरेशन कहलाता है। इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन बहुत ही कम होता है। स्टोमेटा तथा क्यूटिकल द्वारा होने वाली वाष्पोत्सर्जन को एक साथ हम फोलियर ट्रांसपीरेशन की घटना कहते हैं। स्टोमेटा तथा क्यूटिकल द्वारा होने वाली वाष्पोत्सर्जन की घटना को हम एक साथ फोलियर ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब देखेंगे दोनों में अंतर। हम देखें तो चित्रों के माध्यम से भी स्पष्ट है। स्टोमेटा में स्टोमेटा के द्वारा ही होता है यह प्रक्रिया, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहलाता है। सिर्फ स्टोमेटा के द्वारा होगा। सनलाइट के पड़ने से जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन होते हैं और प्लांट का जो वाटर होता है वो वेपर के रूप में बाहर आने लगता है। इसमें जो गार्ड सेल के खुलने से ही यह प्रक्रिया होती है। मतलब दिन में ही यह घटना होती है, क्योंकि स्टोमेटा दोनों ही तरफ, ऊपर में भी अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस दोनों में ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से यहाँ स्टोमेटा है, इसमें यह घटना होती है। इसी तरह हम देखेंगे क्यूटिकल के द्वारा किस प्रकार के होते हैं। लेंट्रिकल्स के द्वारा क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन की घटना। तो स्ट्रक्चर आप लेंट्रिकल यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। अब देखेंगे इसमें जो स्ट्रक्चर है इसमें, तो कॉर्क मतलब जो प्लांट स्टेम पे जो बार्क होती हैं या कॉर्क होती हैं, बीच बीच में यहाँ पे फ्लोएम है, इधर कॉर्क है और ये एपिडर्मिस के नीचे की ओर कॉर्क है। ये कम्प्लीमेंट्री सेल है, क्लोजिंग सेल है यहाँ पर, और नीचे की ओर हमारा इस प्रकार के स्ट्रक्चर में इसमें देखते हैं जो क्यूटिकल के माध्यम से सबसे बाहरी लेयर जो क्यूटिकल होता है, एपिडर्मिस के ऊपर पतली लेयर होती है क्यूटिकल, इसके माध्यम से होता है। इसमें जो गार्ड सेल का क्योंकि इसमें स्टोमेटा से नहीं हो रहा है, ये अपर सेल की क्यूटिकल की बाहरी लेयर के द्वारा ही हो रहा है, इसलिए इसमें रक्षक कोशिकाओं का कोई महत्व नहीं है। रक्षक कोशिका के खुलने या बंद होने की प्रक्रिया में इस प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह इसमें दिन या रात का भी प्रभाव, सनलाइट के होने या नहीं होने से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बाहरी अपर लेयर से ही हो रहा है, क्यूटिकल लेयर से हो रहा है। इसमें 24 आवर ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया और बहुत ही धीमी धीमी गति से होते रहता है। अब हम देखेंगे स्टोमेटा की फिजियोलॉजी को। तो देखते हैं स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा फिजियोलॉजी। स्टोमेटा है, इसमें सब्सिडरी सेल है सबसे बाहर, क्लोरोप्लास्ट है, सब्सिडरी सेल है, किडनी है, ये गॉड सेल है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं स्टोमेटा पोर एरिया और इसके न्यूक्लियस। थिकेंड सेल वॉल विद द रेडियल माइसलेशन। इस प्रकार इसमें एपिडर्मिस सेल, सब्सिडरी सेल, स्टोमेटा यहाँ पर ओपन और क्लोज दोनों ही प्रकार के स्टोमेटा को दिखाई दे रहा है इसमें। तो देखेंगे हम स्टोमेटा को। फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमेटा में हम देखेंगे जो कायिकी स्वरूप में देखने पर जो स्टोमेटा जो है मुख्यतः इनका कार्य जो है ट्रांसपीरेशन क्रिया करना होता है। पौधों के शरीर में जो टेम्परेचर का कंट्रोल भी इन्हीं के द्वारा होता है।
पौधों में होने वाली संपूर्ण ट्रांसपीरेशन की लगभग 90% जो है स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। स्टोमेटा अपनी गति के द्वारा पौधों में जल की हानि को कंट्रोल रखते हैं। आवश्यकता अनुसार इन्हें रोकने या जारी रखने का कार्य भी इनके ही माध्यम से होता है। फोटोसिंथेसिस एवं रेस्पायरेशन जैसे महत्वपूर्ण क्रियाओं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन जैसे गैसों का जो एक्सचेंज है, आदान प्रदान में भी स्टोमेटा एक अच्छा रोल अदा करती है। इतना ही नहीं, स्टोमेटा जो है परोक्ष रूप से भी अनेक भौतिक क्रियाओं जैसे कि सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ये सहायक कोशिकाएं जो है रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया में रक्षक कोशिकाओं की सहायता करती हैं। सहायक कोशिकाएं रक्षक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति की जो असमान स्थूलन रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया में सहायता करती हैं। रंध्रों के आकार भी अलग अलग पौधों में अलग अलग होते हैं। अब हम देखेंगे इसमें रंध्रों की दैनिक कालिकता देखेंगे हम इसमें स्टोमेटा की पीरियोडिसिटी, डेली पीरियोडिसिटी ऑफ स्टोमेटा चित्र में दिखाई दे रहा है। रंध्र वाष्पोत्सर्जन की दर सभी समय पर समान नहीं होते हैं, अपितु सुबह से रात्रि के बीच में अलग अलग स्टेज इसमें प्रदर्शित होती है। जैसे ही सूर्य उदय होता है तो सूर्योदय से ही रंध्रों के खुलने की प्रक्रिया एवं वाष्पोत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होने के साथ साथ पूर्वाह्न के 10 से 11 बजे के आसपास रंध्र जो है पूर्णतः खुल जाते हैं। उस समय रोशनी भी सूर्य की रोशनी तेज तीव्र हो जाती है तथा इस समय वाष्पोत्सर्जन की दर भी में इंक्रीज हो जाता है, उच्च हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन के बढ़ते दर के कारण अंततः पत्तियों में जो मेसोफिल कोशिकाओं का जो आसुन दाब होता है, टर्गर प्रेशर, धीरे धीरे करके कम हो जाता है, क्योंकि बढ़ते हुए वाष्पोत्सर्जन दर के अनुरूप जो रूट होते हैं उतना जल जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और अवशोषण दर जो है कम हो जाती है, जिसके कारण जो सहायक कोशिकाएं होती हैं वो जो है रंध्रों के बंद हो जाने पर यह जो है सामान्यतः 1 बजे के बाद जो है देखने को मिलती हैं। अपराह्न के में धीरे धीरे जल जो है अवशोषण के कारण पुनः सहायक कोशिका तथा रक्षक कोशिकाएं पुनः जो है टर्गाइड हो जाती हैं तथा रंध्र खुल जाते हैं एवं वाष्पोत्सर्जन फिर तेजी से होने लगता है। 3 बजे के बाद हम देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की दर लगभग 10 से 11 बजे के बीच होने वाली वाष्पोत्सर्जन दर के बराबर हो जाता है। इस प्रकार अलग अलग टाइमिंग में जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन जो है कम और ज़्यादा होने लगता है। प्रकाश की जो तीव्रता होती है एवं क्वालिटी में भी कमी आने के कारण 4 बजे के आसपास हम देखते हैं कि जो स्टोमेटा है धीरे धीरे बंद होने लगते हैं एवं वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम होने लगती है। सूर्यास्त के बाद हम देखते हैं सूर्योदय के पहले सामान्यतः रंध्र बिल्कुल ही बंद रहते हैं। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले जो स्टोमेटा है पूर्णतः बंद रहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि डेली जो दैनिक रंध्रों की जो पीरियड खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को चित्रों के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है।
रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि को आप देखेंगे हम यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो रंध्र जो है के बंद होने एवं खुलने की क्रिया जो है उनमें उपस्थित रक्षक कोशिकाओं की टर्गिडिटी तथा फ्लैसिड दशा पर निर्भर करती है। रंध्र की रक्षक कोशिका जो गार्ड सेल के अंदर इनर वॉल मोटी होती है और आउटर वॉल जो है वो पतली होती है। एक्सटर्नल वॉल जैसे ही रक्षक कोशिका सहायक कोशिकाओं से जल का अब्जॉर्प्शन करती है उसकी जो टर्गिसिटी है में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण रक्षक कोशिकाओं की बाहरी पतली भित्ति में खिंचाव उत्पन्न होता है। इस खिंचाव के कारण ही मोटी भित्ति भी बाहर की ओर खींचती है और कॉन्वेक्स हो जाती है और रंध्र ओपन हो जाते हैं। जब रक्षक कोशिका जो है सलत अवस्था में आती है तो इनकी बाह्य भित्ति अपनी पहली दशा में आ जाती है, जिस कारण अंदर की भित्ति पर खिंचाव नहीं रह पाता है, इसलिए वह जो है अंदर की ओर अपनी पूर्व स्थान पर आ जाती है और स्टोमेटा इस तरह बंद हो जाती हैं। अधिकांश पौधों में जो रंध्र दिन में खुलते हैं और दिन में खुलने वाले रंध्रों को हम फोटो एक्टिव स्टोमेटा प्रकाश नोचालित रंध्र कहते हैं। कुछ जो विशिष्ट प्रकार के पौधों जैसे कि नागफनी में जो रंध्र होते हैं दिन में बंद रहते हैं तथा रात्रि में प्रकाश की अनुपस्थिति में खुलते हैं। ऐसे रंध्रों को हम तिम्रानुचलित रंध्र या स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र की दैनिक गति को के सिद्धांत के अनुसार से हम इसे के सिद्धांत में दिए गए हैं कि प्राशन सिद्धांत अथवा रक्षक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषी उत्पादन का निर्माण होता है। दूसरा हम देखते हैं स्टार्च शर्करा परिवर्तन सिद्धांत, सक्रिय पोटेशियम आयन अभिगमन सिद्धांत। इस प्रकार देखते हैं कि पहला है हमारा प्राशन सिद्धांत या रक्षक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषी उत्पाद का निर्माण कैसे होता है। तो लाइट में जो स्टोमेटा खुलने तथा डार्क में बंद हो जाते हैं। वान मोल 1856 के अनुसार जो रक्षक कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा प्राशनिक रूप से एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है डीपीडी एवं डीपीडी बढ़ जाता है, डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे ओपी और डीपीडी के कारण रक्षक कोशिकाओं में जल जो है एंडोऑस्मोसिस की प्रक्रिया को शो करता है एवं टीपी टर्गर प्रेशर बढ़ जाने से जो टर्गर प्रेशर में वृद्धि के कारण जो भित्ति जो है बाहरी भित्ति जो है में खिंचाव होता है, जिसके कारण जो गॉड सेल होती हैं वो आंतरिक भित्ति भी बाहर की ओर खिंच जाती है, जिससे होता है कि स्टोमेटा ओपन हो जाता है। प्रकाश रंध्रों की गति में जो गॉड सेल होते हैं वो टर्गिडिटी हो जाते हैं और रंध्रों के खुलने के बाद गॉड सेल में उपस्थित जो वाटर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि जल जो है वातावरण के संपर्क में होता है, अतः वायु का प्रवाह एवं तापमान के कारण जल वाष्प में परिवर्तित होकर वातावरण में वाष्पीकृत हो जाता है
और जो रक्षक कोशिकाओं से जल की हानि के कारण जो है टर्गिडिटी भी समाप्त हो जाती है, जिसके कारण देखते हैं कि रक्षक कोशिकाओं की मोटी वाल जो होती है वो पूर्वावस्था में आने लगती है और रंध्र जो है धीरे बंद हो जाती है। समालोचना सिद्धांत इसका दो विरोध हुआ। जो दिन के समय पत्तियों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि होती है, जिसके प्रभाव से रंध्र जो आंशिक रूप से बंद होने लगते हैं। दूसरा देखते हैं, कुछ पौधों की जो रक्षक कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण करने में असमर्थ होता है, अतः उनमें जो है सिद्धांत ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। सेकंड देखेंगे हमें स्टार्च शर्करा परिवर्तन सिद्धांत। इसमें देखते हैं कि जो इसमें भी अलग अलग व्याख्याएं प्रस्तुत हुई है। इस पर देखा गया लास्ट में कि जो रक्षक कोशिकाओं में स्टार्च रहने पर ही स्टोमेटा बंद व शर्करा रहने पर स्टोमेटा खुल जाते हैं। वान मोल के अनुसार 1826 के अनुसार जो गॉड सेल में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट के कारण उनमें बनने वाले जो पदार्थ जो पराश्रय रूप से सक्रिय होते हैं, ये पदार्थ जो है रक्षक कोशिकाओं की सांद्रता को बढ़ाते हैं, जिसके कारण जो है देखते हैं कि रक्षक कोशिकाओं की कोशिका जो टर्गिडिटी उत्पन्न होती है, जिसके कारण रंध्र जो है खुल जाते हैं। लायड 1908 लाफ्टफील्ड 1921 ने के अनुसार दिन के समय जो रक्षक कोशिकाओं में घुलनशील शर्करा की मात्रा अधिक रहती है, जिससे कोशिका में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। इसी कारण जो रक्षक कोशिकाओं में जो टर्गाइड हो जाती हैं और स्टोमेटा खुल जाते हैं। वैसे रात्रि के समय स्टार्च की मात्रा बढ़ जाती है, तो स्टार्च जल में अघुलनशील है, अतः रक्षक कोशिकाओं की ओपी प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है और स्टोमेटा बंद हो जाता है। सेरे और स्कार्थ 1932 स्मॉल 1942 में देखा कि जो पीएच वैल्यू पर स्टोमेटा खुल जाते हैं और पीएच वैल्यू अम्लीय होने पर पीएच वैल्यू यदि क्षारीय है तो ओपन होंगे और अम्लीय हो जाते हैं तो वे बंद हो जाते हैं। उसके अनुसार देखते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता रक्षक कोशिका में बढ़ने नहीं पाती हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हो जाने से जो गार्ड सेल की पीएच जो है बढ़ जाती है। रात्रि के समय फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं हो पाती है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग नहीं हो पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्पाद होता है वो रेस्पिरेशन में होता है, जिसके कारण सबस्टोमेटल कैविटीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने के कारण जो गॉड सेल जो है एसिडिटी में वृद्धि हो जाती है और रक्षक कोशिकाओं में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि के कारण रक्षक कोशिकाओं का पीएच वैल्यू जो है कम हो जाता है। अतः हम देखते हैं कि उच्च पीएच पर स्टार्च शर्करा में रूपांतरित हो जाता है, जिसके कारण रक्षक कोशिकाओं में प्राशरण दाब बढ़ता है और वह जो है सहायक कोशिकाओं से जल का एंडोऑस्मोसिस करता है, जिसके फलस्वरूप देखते हैं कि रक्षक कोशिकाओं की आशुनता या टर्गिडिटी प्रेशर स्फीति दाब बढ़ जाती है और रंध्र ओपन हो जाते हैं। इसके अपोजिट देखते हैं, पीएच का मान कम होने पर शर्करा स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है और रंध्र जो है बंद हो जाते हैं।